दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। अपने वायदे के अनुसार एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज के एक नए पेपर के साथ आज हम फिर हाजिर हैं, जो लिया गया था दिनांक 12 जनवरी को 5:15 से 6:15 के बीच में और क्रमांक के अनुसार इसका नंबर था 12। आइए बात करते हैं सवालों की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल आपको बोला 7, 9, 11 और 15 प्रत्येक में से समान संख्या घटा दी जाती है तो परिणामी संख्याएं समानुपात में। समानुपात में मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि अगर ये संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं मतलब अंत पदों का गुणनफल बराबर क्या होता है, या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, प्रत्येक संख्या घटा दी जाती है। ठीक है, इनमें से प्रत्येक में से संख्या घटाई जा रही है तो मैं ये मान लेता हूं कि 7 में से भी x घटाया गया और इसका गुणा 15 के है तो 15 में से भी घटा दिया। साथ ही साथ 9 में से भी x घटा दिया गया और 11 में से। मैं अभी इसको पहले विस्तार रूप में आपको बता रहा हूं, जैसे आप लोग बेसिकली सवालों को लगाते हैं। इसके बाद हम डायरेक्ट तरीका भी आपको बताएंगे। देखिए, अब इसमें अगर मैं गुणा करूंगा तो 15 सत्ते 105, 7 में इसका होगा तो 7x, ये कितना हो जाएगा 15x और इसका गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा धन बराबर। यहां करेंगे तो 11 नहीं है 99, 9 का गुणा इसमें करेंगे तो -9x, x का गुणा करेंगे तो 11x और ये भी कितना हो जाएगा +x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाता है। यहां अगर मैं देखूं तो ये कितना है -22x, यहां अगर मैं देखूं तो ये कितना है माइनस, तब ये प्लस हो जाएगा बराबर। इसको आप इधर लेके आए हो तो इसको इधर लेके चले जाओ। 99 -105, अगर यहां देखें तो -2x और यहां देखें तो कितना आ जाएगा अंतर -6, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 6/2, तब उत्तर हो जाएगा आपका 3 और ये है आपका ऑप्शन पर। लेकिन x लिखना फिर उसका गुणा करना और फिर उसको कैलकुलेट करना सवाल थोड़ा सा लेंदी हो। इसमें मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका बताऊं। डायरेक्ट तरीका कैसा, देखिए 7, 9, 11 और मामला ये होना चाहिए तो पहले आप इन दोनों का गुणा करो। 15 सत्ते 105, 11 नहीं है, फिर इन दोनों को जोड़ लीजिए 15 और 7 22, 11 और 9। अब इन दोनों को आपको घटाना है, यहां से घटाएंगे तो कितना आएगा 6, यहां से घटाएंगे तो कितना आएगा 2, मतलब 2 बराबर 6 तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 3 और यही आपके सवाल का जवाब है। मतलब इतनी लंबी चौड़ी पंचायत न करके आपको करना केवल ये है कि सवाल को आप डायरेक्ट एक बार गुणा करना है और एक बार जोड़ देना। यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, चाहे बात घटाने की जाए और चाहे बात जोड़ने की जाए, सवाल के ट्रैक में कोई बदलाव नहीं आएगा। आपको करना यह है अंतिम संख्याओं का गुणा अंतिम संख्याओं का योग, बीच वाली संख्याओं का गुणा बीच वाली संख्याओं का योग। गुणे में से गुणे को घटा दीजिए, जोड़ में से जोड़ को घटा दीजिए और फिर आप देख लीजिए कि एक की वैल्यू कितनी है। सवाल को लगाने का जो बेस्ट तरीका है वो ये है और सवाल को आप ऐसे ही लगाइएगा। बेसिक मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि देखिए लास्ट में यही चीज आ रही है 2x बराबर 6 और यहां भी हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 2 बराबर 6। सवाल यही है, केवल लगाने के तरीके में बदलाव है। आप अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि हमें सवाल को इसी तरीके से लगाना है और ऐसे सवाल आजकल अक्सर पूछे जा रहे हैं। चाहे घटाने की बात की जाए चाहे जोड़ने की बात की जाए, आपके सवाल के लगाने के तरीके में कोई भी बदलाव नहीं होगा। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल बोल रहा है 3 उम्मीदवार हैं ए बी सी के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने मतदान किया, तब 20% ने नहीं डाला। सभी मत वैध थे, अवैध का चर्चा ही नहीं है। उम्मीदवार बी को ए से 50% कम मत मिले और बी एवं सी द्वारा हासिल किए गए मतों की संख्या का अंतर सी 10,000 था। अच्छा, बी को सी से 10% अधिक अंक मिले, यहां पर उसने दे दिया। तो मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या का मतलब ये हुआ जो मत पड़े हैं वो 80%, मतलब जो मत आप निकालोगे
वो इक्विवेलेंट टू 80% रहेगा और आपको जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है 100%। अब यहां देखिए सवाल में चूंकि आपको क्या बोल रहा है, पहले आप रेशियो की बात, बी को ए से 50% कम, 50% कम मिला मतलब 50% ही मिला है। 50% ज्यादा की बात हो गई होती मतलब मामला 150 का हो गया होता, लेकिन 50% कम मिला तो 100 में से 50 घटाओगे तो आप 50 ही आएगा। मतलब ये है ए, ये है बी। अब देखिए बी को ए से 50% मतलब बी को कम मिला, मतलब ए को अगर मिला है 100 तो बी को मिला है 50, मतलब इनका रेशियो है 2:1। ठीक है, फिर आपको बोल रहा है बी एवं सी द्वारा हासिल किए गए मतों के बीच बी को सी से 10% अधिक अंक मिले, मतलब जब मैं बी और सी की बात कर रहा हूं तो इसको अगर 100 मिले तो इसको 10% ज्यादा मिले, मतलब इसको मिले 110, ये 0 से ये 0 कैंसिल, मतलब मामला हो गया 11:5। अब यहां पर आप एक चीज देखिए, यहां पर भी बी है, यहां पर भी बी है, लेकिन यहां पर बी का मान कितना है, 1 है, और यहां पर बी का मान कितना है। अब चूंकि एक ही चुनाव की बात हो रही है तो बी की वैल्यू तो समान होनी चाहिए, और बी की वैल्यू समान नहीं है, नहीं है तो यहां पर करेंगे कैसे, देखिए 1 का गुणा यहां करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि 1 का गुणा तो वही रहता है, 11 का गुणा मैं इसमें कर देता हूं। अब आपका जो मामला बना वो क्या बना कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी। देखिए ए की वैल्यू 11 दूनी 22, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू ऑलरेडी 11 है, 11 एक कम 11, और सी की वैल्यू कितनी है, तो सी की वैल्यू कितनी है 10। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना, 1 का वैल्यू दे दी गई है, और टोटल मत ये। अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये है ए, ये है बी, 22, 11 और 10, इनके बीच का अंतर 1 है, अंतर 1 बराबर कितना दिया हुआ है, 1 की वैल्यू 10,000 है, और इन तीनों की जो वैल्यू को अगर मैं मिला दूं तो ये कितनी हो जाती है, ये कितनी हो जाती है, जब 1 का मान 10,000 है तो 43 का मान कितना हो जाएगा, 43, और इसके बाद 4 जीरो आप और लगा दीजिए। मतलब जो मत पड़े हैं उनकी संख्या, मतलब किसकी संख्या, ये जो किसकी संख्या, ये किसकी संख्या निकल रही है, ये संख्या निकल रही है जो मत पड़े, क्योंकि ये जो मत मिले हैं ये पढ़ने के बाद है, और पड़े हुए मतों की संख्या कितनी है 80। आपसे पूछा क्या गया है, कुल मतदाताओं की संख्या, मतलब जो वैल्यू आपने निकाली है 4,30,000, ये किसके बराबर है 80 के बराबर, और आपसे पूछ किसकी वैल्यू रहा है 100 के बराबर, ये 5, 4 का इसमें कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 जीरो का मतलब होता है 100, 4 से मैंने भाग दिया तो कितना हो गया 25। अब देखिए 25 तिहाई 75, 25 चौके 100 और 7 कितना हो जाएगा 107, कितने जीरो है यहाँ पे, इसमें कितने का गुणा करना है 5 का, पचम 25, 5 सते 35 और 2 37, 5 एकम 5 और लास्ट में 2 जीरो और यही सवाल का जवाब हो जाएगा 537500। ये है आपका ऑप्शन। ठीक है, सवाल में काफी अच्छा सवाल कहा जा सकता है, क्यों, क्योंकि एक तो इसमें उसने रेशियो निकलवा लिया आपसे, और दूसरा उसने आपको परसेंटेज की भी एक वैल्यू दी। यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो 43 मत है, 43 बराबर ये जो 4,30,000 मत आए हैं, ये 80% के बराबर है, मतलब ये पड़े हुए मत है। क्यों, क्योंकि इनको जो वैल्यू मिली है ये 22, 11 और 10, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है पड़े हुए मतों, और पड़े हुए मत है तो टोटल जो पड़े हुए मत है वो कितने हो गए 4,30,000, और इनकी वैल्यू है 80%, और आपको निकालना किसके बराबर है 100%। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया सवाल कहा जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, 550 मीटर और 650 मीटर की लंबाई वाली दो ट्रेनें हैं, 68 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशाओं में, विपरीत दिशा में क्या होता है, विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाती है, समांतर चल रही है, कितने समय में, सेकंड में वैल्यू पूछ रहा है, एक दूसरे को पार करें। ठीक है, समय बराबर क्या होता है, दूरी हमेशा जुड़, चाहे
दिशा समान हो और चाहे वो दिशा विपरीत हो। यहाँ एक चीज और भी है कि जो दूरी दी गई है, मतलब जो ट्रेनों की लंबाई दी गई है वो दी गई है मीटर में, और जो आपको चाल दी गई है वो दी गई है किलोमीटर प्रति घंटे में। अब किलोमीटर प्रति घंटे को आपको बदलना पड़ेगा, तो किसे बदलना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में। और बड़े को अगर छोटा बनाना है तो गुणा किसका होगा? छोटे का, और छोटे मतलब हुआ 5/18। ठीक है, अब देखिए मैं आपको सवाल बता रहा हूं। देखिए समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे, अब देखिए दूरी कितनी हो जाएगी? पहले ट्रेन की लंबाई है 550, दूसरी ट्रेन की लंबाई है 550, दूसरे की लंबाई है 6। अब देखिए दिशा कौन सी है? दिशा कौन सी है? विपरीत दिशा है, तो चाल क्या होती है? जुड़ जाती है। ये कितनी हो जाएगी? 68 + 40, और चूंकि ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है, इसलिए इसको बदलने के लिए 5/, बस इतना सा ही सवाल है। अब आप जोड़ लीजिए, ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1200, ये 18 ऊपर चला जाएगा तो गुणे कितना? 18 बटे नीचे वाले को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 108, और गुणे कितना? 5। अब ये 18 छक्के 108, 6 दूनी 12, 5 चौके 20, उत्तर कितना आ जाएगा? 40 सेकंड, और ये है आपका ऑप्शन नंबर। ठीक है, सवाल टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन का आ जाएगा, क्योंकि टाइम डिस्टेंस जब स्टार्ट होता है उसी टाइम पर आपको ये चीजें बताई जाती है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर खरीदा, मतलब दोनों का क्रय मूल्य क्या है? समान। ठीक है, एक को 10% के लाभ पर बेचा और दूसरे को 5% की हानि पर बेच दिया। ठीक है, दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर कितना है? 60 रुपए। दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का, तब इसको डायरेक्ट लगाया जा सकता है। तो 10 लाभ 5 हानि मतलब 15 की बात हो रही है। 15 चौके 60, 200 चौके 800, 800 आपका उत्तर है। ठीक है, मैंने कैसे कैलकुलेट किया? देखिए अगर मैं सीपी की बात करूं, मतलब मैं अगर क्रय मूल्य की बात करूं, क्रय मूल्य ये है आपकी पहली वस्तु, ये है आपकी दूसरी वस्तु, इसको भी मान लेता हूं मैं 100 और इसको भी मान लेता हूं 100। तो जो विक्रय मूल्य है वो क्या हो जाएगा? इसको तो लाभ पर बेचा गया है 110, इसको हानि पर बेचा गया है 95, मतलब टोटल कितने का अंतर है? 15%। ध्यान दीजिएगा सारी चीजें परसेंटेज। ठीक है, अब 15% बराबर कितना दिया हुआ है? 60, मतलब 1% बराबर कितना हो जाएगा? और यहां पर ये टोटल क्रय मूल्य कितना है? 200%। 200% बराबर कितना हो जाएगा? 200% बराबर हो जाएगा 200 गुणे 4, तब उत्तर हो जाए आपका क्या? और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। मैंने डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट, देखिए 10 लाभ और 5 हानि, 10 लाभ और 5 लाभ अगर बोला होता तो अंतर कितने का होता? 5 का। 10 लाभ मतलब मान लीजिए कि ये कोई एक बाउंड्री लाइन है, ये आदमी, ये कोई बाउंड्री लाइन है, यहां से ये आदमी 10 कदम दूर है और यहां से ये आदमी 5 कदम पीछे, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा? 15, और 15 बराबर कितना दिया हुआ? 60, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? दोनों का क्रय मूल्य समान है, तो 100 बराबर कितना हो गया? 400, और 200 बराबर कितना? 800। दो वस्तुओं की बात की जा रही थी। सवाल बहुत ही बेसिक का था। ठीक है, ऐसे सवालों को डालने की आप आदत डालिए कि इतना सब आपको कैलकुलेट ना करना पड़े। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। अगला सवाल हमसे, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध मतों का 48 मिला। ठीक है, 18% मत अवैध थे। कुल मतों की संख्या कितनी थी? 17,500। तो दूसरे उम्मीदवार के लिए वैध मतों की संख्या कितनी? ठीक है, देखिए ये कंटिन्यू सीरीज का, ठीक है, क्योंकि एक को अगर, एक कैंडिडेट को अगर वैध का, अगर मैं ये फर्स्ट कैंडिडेट मान लू, इसको मिला है वैध मतों का कितना परसेंट? 48। तो सेकंड को कितना मिलेगा? सेकंड को मिलेगा वैध मतों का, ठीक है। अब अगर जीत हार का भी अंतर अगर इसमें पूछा होता, चूंकि इसमें दूसरे उम्मीदवार मतलब ये 52% की बात कर रहा है, अगर जीत हार की बात की गई होती तो ये मामला कितने का होता था? 4% का। ये अंतर की बात होती हार की मामला।
अब देखिए सवाल में चूंकि पहले का डाटा आपको दिया गया है, अगर ये बोल दिया गया होता उसे कुल कितने मत मिले, कितने वैध मत मिले, कुल मतों की संख्या कितनी थी, मतलब बाद का डाटा देके आपसे पहले का डाटा पूछा जा रहा है। लेकिन यहां मामला सीधा सीधा है, यहां मामला क्या है, कुल मतों की संख्या दी गई है। अगर 18% अवैध है, 18% अवैध है मतलब 82%, ठीक है। अब देखिए टोटल मत कितने थे, 17,500, इसमें से वैध कितने हैं, 82/100। किसकी बात की जा रही है उसको कितने मिले हैं, इतना सा सवाल है, ठीक है। अब आप इसको काट कूट लीजिए, 1 2 1 2, 25 से कट जाएगा, 25 7 175, 25 4 100, 2 से इसको काटेंगे 26 आ जाएगा, सॉरी पूरा ही काट देते हैं, 52 है, 4 से ही काट देते, ये कितना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 100, और उड़े कितना 7, 7 छंग 42, 2 किसमें है, अच्छा 2 में है, 7 छंग 42, 7 छंग 42 और 4 46, 7 एकम 7, 7,462 मत, ये है आपका बच्चा। बहुत ही बेसिक सा सवाल था। यहाँ पर एक बात जो समझने की है कि अगर एक कैंडिडेट को वैध मतों का इतना मिला है तो दूसरे को भी वैध मतों का 100 में से उसको माइनस कर, ठीक है, एक बात भी हो गई। यहां पर अगर ये पूछा होता कि दूसरा उम्मीदवार कितने मतों से जीत गया, तो यहां पर मैं 52 का गुणा करके कितने का गुणा किया होता, 4 का। जीत और हार का अंतर कितने का है, 4 का। कौन से 4 का, वैध मतों के 4%। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे, ए बी और सी एक काम को 8 4 और 16 दिनों में कर सकते, ठीक है। ए को हर दूसरे दिन बी और सी दोनों से सहायता मिलती है, मतलब पहले दिन ए काम करता है और दूसरे दिन ए बी और सी तीनों मिलके काम, ठीक है, मामला यूनिट वाला आ गया, ठीक है। ए को संपूर्ण कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। पहले तो अपन इसको एक काम करते हैं, टाइम कितना, इसका कितना है 8, इसका कितना है 4, कार्य प्रारंभ कौन कर रहा है, अच्छा ए को ही मिल रहा है, ए को ही संपूर्ण कार्य, मतलब यहाँ एक बात याद रखनी है कि काम जो स्टार्ट कर रहा है वो ए कर रहा है, पहले अकेले करेगा फिर ए बी और सी तीनों मिलके करेगा, ठीक है। 8 4 और 16 सबसे बड़ी संख्या है 16, एलसीएम निकालना पड़ेगा, चूंकि वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 चौके 16, दोनों का भाग इसमें जा रहा है, तो जब दोनों का भाग इसमें जा रहा है तो अब चूंकि सबसे बड़ी संख्या कितनी 16 है, 8 का भाग भी 16 में, 4 का भाग भी 16 में, मतलब इसका एलसीएम 16 होगा, मतलब एलसीएम 16 होगा, मतलब वर्ग 16 होगा। इफिशियंसी 16 में 8 का भाग दिया तो 16 में 4 4, 16 में 1, मतलब ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 4 है और सी की। अब देखिए पहले दिन केवल ए काम कर रहा है और दूसरे दिन ए बी और सी काम कर रहे हैं, ये काम करेंगे तो कितना करेगा, ये करेगा तो 2 और ये करेगा तो कितना करेगा, 4 2 6 और 1 7, मतलब टोटल कितना काम होगा 9 काम, और 9 काम कितने दिनों में होगा, 2 दिन बराबर 9 काम, और इसी को मैं मान लेता हूं टोटल काम है कितना, तो टोटल काम कितना है 16 है, टोटल काम कितना है 16 है, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, फिर बचेगा काम कितना, टोटल काम कितना है 16, 4 2 6 और 1 7, यहाँ 7 काम हो गया, इसने 2 काम कर लिया। अब अगर 2 दिन काम करूंगा तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा 9 काम, शेष काम कितना बचेगा 7, तो 7 में से 2 काम तो ये कर देगा तीसरे दिन, मतलब अब काम कितना बचेगा 5, और ये लोग काम कितना कर रहे हैं 7, मतलब इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 2 सही 5 बटे, सॉरी 3 सही 5 बटे 7, 7 21, 21 5 26, ऐसे थी, मतलब इस तरह का ये। मैं क्या बोल रहा हूं देखिए 16 में मैंने 9 का भाग दिया तो 9 एक कम, मतलब कितना काम बचा, कितना काम बच गया 7 काम, और ये जो 1 यूनिट है ये कितने दिन की बराबर है 2 दिन, 2 दिन प्लस
अब ये देखिए 7 काम है, इसको करेगा कौन? ए करेगा। तो ए करेगा तो कितना काम, इस 7 में से कितना काम कर जाएगा? 2 काम। ये 1 दिन का मामला है, 2 दिन तो यहां हो गया और 1 दिन यहां हो गया। अब कितना काम बचा? तो 5 काम बचा। और दूसरे दिन काम हो कितना रहा है? 7। ये कितना हो जाएगा? 5। ये कौन करेंगे? ए बी और सी तो मिला। अब देखिए पूरा मामला हो गया 3 सही 5/7 का। 7 तरीके 21, 5 26, 26/7। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। लारा ने एक बैंक में 8,000 रुपए की राशि जमा की। ठीक है। छमाही रूप से चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। 18 महीने के बाद राशि कितनी प्राप्त हो? मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर मामला छमाही का हो तो दर क्या हो जाती है और समय क्या हो जाता है? ठीक है। तो अगर मैं दर की बात करूं, मतलब आर की बात करूं, तो ये कितनी हो जाएगी? 10/2 मतलब कितना? 5%। और अगर मैं टी की बात करूं तो 18 गुणे 2 मतलब कितना हो जाएगा? 36वां। और 36वां का मतलब हुआ, और 5% का मामला कितना होता है? ठीक है। अब देखिए 30 और 21, मामला कितने का है? 3 का। तो खाते कितना? 3। मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8,000। और 21 की घाते 3 कितना होता है? 9,261। अब देखिए 8,000 रुपए 9,261 रुपए हो जाते हैं कब? अगर दर 5% है और समय कितना है? अब हम देख लेते हैं कि हमारी वैल्यू कितनी है। वाह, हमारी वैल्यू ही कितनी दी गई है? 8,000। मतलब इसका जो मान है वो ही 8,000 रुपए है। मतलब कितने का गुना है? 1 का। तो सीधी सी बात है 8,000 रुपए कितने बनेंगे? 9,261 रुपए। और ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। सवाल में कोई दम नहीं है क्योंकि डाटा इतना बढ़िया दे दिया गया है कि आप सवाल को करते करते, बल्कि पढ़ते पढ़ते आप सवाल को हल कर लें। ठीक है। बस ये ध्यान में रखना है कि 5% का मतलब होता है 1/20, और 20 की घाते 3 मतलब 8,000, और 21 की घाते 3 मतलब 9,261। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर है। 2 भुजाएं बराबर है मतलब समद्विबाहु हो। ठीक है। तीसरी भुजा इनमें से किसी भी भुजा की 1.5 हो। चलिए ये भी ठीक है। त्रिभुज का परिमाप 14 इकाई है। तो त्रिभुज का क्षेत्र, अब आप खुद देखिए, अब आप खुद देखिए 1.5 गुनी का। पहली बात तो 2 भुजाएं बराबर है। 2 भुजाएं बराबर है मतलब बात किसकी है? समद्विबाहु। समद्विबाहु। और लास्ट में पूछा क्या? क्षेत्रफल। आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी लिख लीजिए। क्या होता है? b/4 रूट ऑफ 4a² माइनस स्क्वायर, जहां पर a समान भुजा। ए क्या है? समान भुजा। भाई ये तो आपका हो गया, ये इसको तो आप याद ही रखिएगा। ठीक है। बढ़िया सवाल है। अभी तक 2D से एक भी सवाल आया नहीं था। अब यहां पर आप देखिए सवाल आपको कह क्या रहा है। ये 2 मामले हैं। ठीक है। अगर मैं इनकी भुजाएं 1 मानूं तो ये वाली कितनी, अगर मैं दशमलव हटाऊंगा तो ये 10 10 की हो जाएगी। या इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, ये 2 ये 2, ये कितनी हो जाएगी? तो परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो परिमाप कितना हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा 2 धन 2 धन 3 मतलब कितना हो गया? 7, और 7 बराबर 14। मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। मतलब ये वाला मान कितना हो जाएगा? 4। ये वाला मान भी कितना हो जाएगा? 4। और ये वाला मान भी कितना हो जाएगा? ये तो आपका निकल गया भाई, भुजाएं तो आपकी निकल गई। अब आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल। अब देखिए ए ये है, 4 4 ये ए है, और 6 किसकी है? बी है। बस वैल्यू उठा करके आप पुट कर दीजिए। यहां पर ए की वैल्यू कितनी? 4। और बी की वैल्यू कितनी? अब आप इसी को पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 6/4 रूट ऑफ 4 गुणे 4 का स्क्वायर माइनस, मतलब ये 3 है तो अपन अलग से ले, ये कितना हो जाएगा? 3/2।
4 चौके 16, चौके 64, 64 माइनस 36, मतलब कितना हो जाएगा ये 3/2 रूट ऑफ 28। अब देखिए 28 क्या होता है, 4 सत्ते 28 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि 3/2 गुणे 2 करने में 7, 2 से 2 कैंसिल, जो बचेगा वो बचेगा 3√7 और यही आपके सवाल का जवाब है। ये है आपका ऑप्शन नंबर। बढ़िया सवाल कहा जा सकता है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला है थोड़ा सा अलग है बाकी त्रिभुज। सबसे आसान किसका है, बाहु का, और सबसे कठिन किसका है, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग। कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, एरो का फॉर्मूला लगाना। समकोण त्रिभुज भी आसान है, समबाहु त्रिभुज भी आसान है, समद्विबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला हैरो का फॉर्मूला नॉर्मली सारे बच्चों को रटा रहता है। समद्विबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला है वो जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा टिपिकल है, कई सारे बच्चों को याद नहीं रहता। तो अभी आप जो है, पहली बात तो ये है कि आप जो है ये वाला फॉर्मूला जरूर रख लीजिएगा। कोई भरोसा नहीं है कि इस बार फिर से ये इस एग्जाम में पूछ लिया, ठीक है। तो पहली बात तो, और इसमें ये ध्यान रखना है कि ए है समान भुजाओं की लंबाई और बी है तीसरी भुजा। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक ट्रेन बिना रुके एक निश्चित दूरी को 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है और जब वह रुकती है तो समान दूरी को 65 किलोमीटर की चाल से तय करती है। वह ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट हो। देखिए डायरेक्ट लगाने का तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए ये चल रही है 60 मिनट में, कितनी चल रही है 75 किलोमीटर, 40 कितनी है, और दूसरी वाली कितनी चल रही है 65। अब अगर मैं इनका रेशियो निकालू तो ये 5 से कटेगा, ये 15, ये कितना है 13, और 15 की वैल्यू कितनी है, 15 की वैल्यू कितनी 60, मतलब एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, मतलब ये वाली कितने मिनट चली 13 गुणे 4, मतलब ये वाली कितनी चली, ये चली कितनी है 52 मिनट, और ये कितनी चली है 60 मिनट। तो ये 52 मिनट चली, ये वास्तव में क्या हुआ 8 मिनट रुकी। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, चाल में कोई परिवर्तन नहीं, समय उसको ज्यादा इसलिए लगा, मतलब औसत चाल उसकी इसलिए घट गई क्योंकि वो बीच में कुछ मिनट रुक गया जिसकी वजह से उसका टाइम बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए इन दोनों का जो अंतर है वो कितने मिनट आएगा 8 मिनट। वैसे आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते थे, यहाँ देखिए 15 और 13 इन दोनों का अंतर कितना है 2, और 15 चौके यहाँ पर ये कितने गुना है 4 गुना, 2 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा ये, यही आपके जवाब है और ये है आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है। ऐसे सवालों पे जो उसकी वास्तविक चाल है, मतलब जो बिना रुके वाली चाल है, उसको मान लेना है कि उतनी दूरी वह 60 मिनट, उतनी दूरी वह कितने मिनट में तय कर रहा है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक चीज और भी, यहाँ पे एक चीज और भी आप कर सकते थे, दूरी समान है, चाल और समय का अनुपात क्या होगा उल्टा होगा। तो चाल कितनी 75 और 65, मतलब 15 13, तो टाइम कितना लगेगा 13 और 15, ठीक है। अब देखिए ये वाले का जो मामला है 75 वाली चाल के लिए का मामला कितना है 60 है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, और ये क्योंकि दूरी दोनों ने समान तय की है, बिना रुके एक निश्चित दूरी को, समान दूरी को 65 किलोमीटर, टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 3 और, ठीक है। अब ये देखिए इन दोनों के बीच में फर्क कितने का है, और मामला यहां भी 60 है यहां भी 60 है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 60, एक की वैल्यू 4 तो 2 की वैल्यू 2 गुणे 4 बराबर। सवाल को ऐसे भी किया जा सकता था, क्योंकि मैं आपको बार बार ये चीज बता रहा हूं कि जब दूरी समान होती है तो चाल और समय का अनुपात क्या होता है एक दूसरे का अपोजिट। अगला सवाल, सोहन और रोहन मिलकर एक काम को 18 दिनों में करते हैं, सोहन अकेला उसी काम को 27 दिनों में करता है, रोहन अकेला उस काम को कितने दिनों में। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, रोहन प्लस सोहन इसको कर रहे हैं 18 दिन, कौन अकेला कर रहा है सोहन, सोहन अकेला कर रहा है 27 दिनों में,
रोहन का निकालना है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये दिया हुआ है टाइम। तो पहले तो आप एलसीएम निकालिए, ये दोनों किससे कटेंगे, 9 से। 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27, मतलब 9 गुणे 2 गुणे इफिशियंसी 18 करेंगे तो इस 3, 9 तिरिक 27, इस 2। जब रोहन की बात आएगी तो क्योंकि ये दो लोग मिलकर के 3 काम कर रहे हैं, सोहन अकेला 2 काम कर रहा है, मतलब रोहन अकेला कितना कर रहा था, 1 काम। मतलब ये पूरा मामला कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 पे आई 54, तो ये 54/1, मतलब कितने दिन लगेंगे इसको, 54 दिन। और ये है आपका ऑप्शन 4। टाइम एंड वर्क का बहुत ही बेसिक सा सवाल है, मुझे नहीं लग रहा कि इस सवाल में ज्यादा कुछ बताने के लिए है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक विक्रेता 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है, 15 रुपए में 10 वस्तुएं बेचता है। विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत। इस तरह के सवालों के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि कुछ रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदकर कुछ रुपए में कुछ वस्तुएं बेच दी जाए तो हमेशा ही वस्तुओं की संख्या को बराबर क्यों कर देते हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 10 रुपए में 7 वस्तुएं खरीदकर 7 रुपए में 5 वस्तुएं बेच दी गई तो शायद आपको प्रॉफिट लॉस निकालने दिक्कत जाए। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 रुपए में 5 वस्तुएं खरीदकर 12 रुपए में 5 वस्तुएं बेच दी गई तो आप तुरंत बता दोगे कि 10 की खरीदी 12 की बेची, मतलब लाभ कितने का हुआ, 2 का लाभ, और मतलब लाभ परसेंटेज कितना है, 20। ठीक है, ये आप क्यों बता पाए, क्योंकि वस्तुओं की संख्या से, तो हमें वस्तुओं की संख्या को समान करना है। अब यहां देख लीजिए आप, जो क्रय मूल्य है उसका, ये है रुपीस और ये है सेकंड। अब देखिए 10 में कितना है, 15, मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि 2 में कितना है, और एसपी कितना है, एसपी है 15 रुपए में 10, तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि अब हमें बराबर क्या करनी है, हमें बराबर करना है संख्या को। तो यहाँ कितने का गुणा, 2 का, और यहाँ कितने का गुणा, 3। अब देखिए सीपी कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, मतलब 4 रुपया में 6, और विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 2 तिहाई 6, 6 रुपया में, सॉरी 6 रुपया में। अब देखिए खरीदा कितने में है, 4 में, बेचा कितने में है, 2 में, मतलब यहाँ पर जो लाभ हुआ, लाभ बराबर कितने का हुआ, तो आपसे पूछ क्या रहा है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कितने का है, 2 का, और इसका क्रय मूल्य कितना है, 4, गुणे कितना, 100, 2 दूनी 4, 50 दूनी 100, मतलब लाभ कितने का हो जाएगा, 50% का। ओ सॉरी, तो 9 होगा, 3 त्रिकाई 9, तब लाभ कितने का हो गया, 5 का, सॉरी 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 सॉरी, तो 25। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 5 का लाभ 4 पे गुणे कितना 100, ये कितना 25, 25 पंचे 100, ये आपका जवाब है, और ये है आपका ऑप्शन नंबर। ध्यान रखिएगा ये गुणा करने में थोड़ी सी गलती हो गई थी, 3 त्रिकाई 9 है, ठीक है, वस्तुओं की संख्या 6। ठीक, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल बोल रहा है प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। यहां मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि अगर बात समान अंतर वाली संख्याओं की जाए, प्राकृत, सम, सम या गुणज, वहां पर जो औसत का फॉर्मूला होता है वो होता है पहली संख्या धन अंतिम संख्या। लेकिन बात अगर अभाज्य की जाए, बात अगर आंकड़ों की जाए, तो हमें संख्या लिखनी पड़ेगी, और वहां पर औसत बराबर होता है योग बटे। मतलब बात किसकी हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है अभाज्य संख्याओं की, का जो औसत होगा, औसत बराबर होगा योग बटे, हो जाएगा मामला। अब बात किसकी हो रही है, 4 विषम अभाज्य। 4 विषम अभाज्य कौन कौन सी हो सकती है, एक तो होती नहीं, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 है, 11 है, बटे कितना 4 है, 11 7 18, 5 23 3, 26 बटे 4, या 2 से काट दिया तो 13 बटे 2, इधर कितना 6.9। ठीक है, सवाल में कुछ था नहीं, बस ध्यान रखने की बात यहाँ पर ये है
यहाँ पर पहली और आखिरी वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। पहली संख्या और आखिरी संख्या वाला फॉर्मूला केवल और केवल समान अंतर वाली संख्याओं के लिए प्रयोग होता है, और समान अंतर की संख्याएं होती हैं प्राकृत, सम, विषम और गुणज। ठीक है, अगर प्रथम 4 सम संख्याओं का पूछ लिया होता तो मैं पहली संख्या और चौथी संख्या निकाल लेता, 2 का भाग दे देता, मेरा क्या आ जाता। अगला सवाल, 15 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले को 125 एक समान छोटे गोले बनाए जाते हैं, तो प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है गोले का, वो होता है 4 पाई आर। ये बात आपको याद रखनी। अब देखिए, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि संख्या बराबर होता है बड़े आकृति का आयतन और बटे छोटी आकृति। अब देखिए, बड़ी आकृति चूंकि गोले से गोला ही बनाया जा रहा है, अब अगर मैं इसको चाहूं तो मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूं। इसमें ज्यादा परेशान मत होइएगा। संख्या आपको कितनी दी गई है, संख्या जो आपको दी गई है वो दी गई, ये कैसे, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है 15। तो अगर मैं d की बात करूं, d क्यूब की, तो हो जाएगा 15 गुणे 15 गुणे 15 बटे 1, 25। काट लीजिए, ये भी 3, फिर ये 3, 5, मतलब इसकी वैल्यू हो 3, तो r की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, वैसे डायरेक्ट लगाने के लिए मैंने आपको बताया था कि ये पूरा मामला कितना है, 15 गुणे 15 गुणे 15 और बटे कितना हो जाता है 100। डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या मिल जाता, यहाँ पर आपको मिल जाता छोटी आकृति का व्यास। क्यों, क्योंकि 15 आपने क्या रख रखा है, व्यास। इसको अगर आप त्रिज्या बनाओगे, त्रिज्या मैंने इसलिए नहीं बनाई कि 7.5 7.5 7.5 हो जाता, काटते तब भी 1.5 आता, और यहाँ पर भी r की वैल्यू कितनी आई है 1.5। अब इस फॉर्मूले में आप इसको पेस्ट कर दीजिए, तो 4 गुणे पाई गुणे 1.5 गुणे 1.5 मतलब 4 गुणे 2.25 पाई, 2.25 में 4 का गुणा करेंगे तब हो जाएगा 9 पाई। ये है आपका उत्तर। ठीक है, सवाल में यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कभी भी ऐसा मामला होता है, सेम आकृति की बात की जाती है, गोले का ही सवाल शायद पिछले वीडियो में भी आया था, तो वहां पर आप दोनों की त्रिज्या, चाहे त्रिज्या की बात करें चाहे व्यास की बात करें, व्यास की बात करेगा तो व्यास निकलेगा, त्रिज्या निकाल लोगे तो अब तो त्रिज्या ही निकलेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 1,50,000 रुपए का ऋण लिया गया। ठीक है, ब्याज वार्षिक रूप से निकाली गई है, इसका भी ठीक है। समान वार्षिक किस्त इंस्टॉलमेंट, किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में, इंस्टॉलमेंट पहले भी आ चुका है। इंस्टॉलमेंट में पूरा मामला क्या है, पूरी बात तो पहले आप समझिए। पूरा मामला क्या, कितने साल का था, 2 साल। दर कितनी थी, 10%, और 10% का जो मान है वो होता है 1/, मतलब पहले साल मामला रहेगा 10 से 11 का, और अगले साल मामला बन जाएगा 10 की घाते 2 से 11 की। मतलब इसको आप ऐसे कह सकते हो कि पहले साल मामला रहेगा 10 से 11 का, अगले साल मामला हो जाएगा 100 से। अब देखिए, क्योंकि ईएमआई है, ये आपकी किस्त है, किस्त हमेशा क्या होनी चाहिए, बराबर। अब अगर ये बराबर करना है तो इस 11 को भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा, 121, और 11 को 121 बनाने के लिए मुझे कितने का गुणा करना पड़ेगा, 11 का ही गुणा यहाँ पे हो जाएगा। तो ये पूरा मामला हो गया 110, ये हो गया 100, ये हो गई 121, मतलब जो धन है वो कितना है 110, और जो किस्त है ये है पूरा। अब जो भी आपको दिया गया है, तो चाहे आप ऐसे लाइन भी खींचिए, जो भी आपको दिया गया है उसका बटा कर दीजिए, और जो आपको निकालना है उसका आप, ठीक है।
आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया है धन, मतलब 210 की वैल्यू दी गई है, 121 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। धन कितना था, 1,50,000 बटे कितना है 210 और गुणे कितना है 1, 0 से 0 कैंसिल, 3 7 21, 3 5 15, 5,000। 121 में 7 का भाग देके 5 का गुणा कर लेते हैं। अब देखिए 121 में 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, 5 51, 7 7 50, 2 20, ठीक है, 7 तरीके की लगभग लगभग 17.3, तो 5 तिहाई 15, 5 सते 35 और 1 36, 5 एकम 5 और 3, ठीक है, और ये दशमलव हटाओगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, ये 17.3 है, ये दशमलव और ये 0 कैंसिल हो गया। अब इसका गुणा किया तो 865 आ गया, 2 जीरो अभी भी आपके पास बचे, मतलब मामला है 86,500 रुपए का। 86,500, 86,500 देख के ही पता लग रहा है उत्तर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। लगता है दशमलव को बहुत आगे तक कैलकुलेट कर लिया, 3-4 बार, क्योंकि 2 तो यही है, तो मतलब 3 बार एटलीस्ट करना पड़ेगा, 3 बार। अगर मान लीजिए मैं इसको आगे बढ़ाऊं, देखिए 121 का वही उत्तर आएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत। 5 7 7 50, 2 20, 7 दूनी 14, 6 60, 7 8 56, 4 40, 7 पन्ना 35, 7 पन्ना। अब देखिए अगर आप इसमें आप गुणा करते हैं तो 55 25, 55 25 2 27, 5 8 40 2 42, 5 दूनी 10, 10 4 14, 5 7 35 1 36, 5 एकम 5 3, देखिए वही डाटा आपको मिलेगा। ये देखिए 86,427.5, डायरेक्ट आपने लगाया था तो कितना मिल गया था 86,500, लगभग लगभग मामला यही है, ठीक है। ये भी मामला कुछ गड़बड़ है क्या, 5 55 25, 55 25 और 2 27, ठीक, ठीक है। तो आप इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम इसे ज्यादा तक निकालते, कब निकालते हैं, अगर इस डाटा में 86,000 और भी कहीं पे होता। यहां मुझे दिख रहा है आपने इस 2 को 3 मान लिया था, मतलब 86,500 से थोड़ा सा कम, 86,500 से थोड़ा सा कम केवल यही है, इसलिए आपका उत्तर कितना हो जाएगा 2। मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर यह सलाह दूंगा कि कितना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं, आपको केवल ये देखना था कि किस्त हमारी 121 की है, धन दिया हुआ है 210, तो धन हमारा कितना है 1,50,000, 1,50,210 के बराबर है 121 की आपको वैल्यू निकालनी, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं। देखिए 2 4 8 16 32, इनकी जो विभाज्यता के नियम है वो क्या है, 2 की घाते 1 मतलब इकाई है, ये मैं आपको बोल रहा हूं, 2 की घाते 1 ये कितना होता है बराबर 2 मतलब इकाई है, यहां पर केवल इकाई है। 2 की घाते 2 बराबर 4 मतलब अंतिम अंतिम। 2 की घाते 3 बराबर 8, 8 के लिए पूछेगा तो अंतिम। 2 की घाते 4 बराबर 16 मतलब 16 के लिए अंतिम 4। 32 भी आपसे पूछ सकता है, 2 की घाते 5 बराबर 32 मतलब अंतिम 5 है। ये सब कहां से निकाल रहा हूं मैं, अब आपसे किससे पूछ रहा है 16, मतलब अंतिम के 4 अंक आपको देखने हैं, ठीक है। 16 से विभाज्य नहीं है, मतलब एक ही संख्या होगी जो 16 से विभाज्य नहीं होगी, जहां हमको वो मिल जाएगी वहीं हम स्टॉप। देखिए 16 तिया 48, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, ये तो कट रही है। 16 पंचे 80, 16 एकम 16, ये भी कट रही है। इसको देख लेते हैं 77 76, 77 76, ये साथ नहीं कट, 16 चौके 64, 3 1 7, 16 अट्ठे 128 कट रही है, 9 96, 16 छक्के कट रही है, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा ये, ठीक है। कटेगी भी नहीं, चेक कर लीजिए 68 26, 16 का भाग देंगे, 16 चौके 64,
4 2 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 दूनी 32, 10 106 और 16 में 106 का भाग नहीं जाएगा, मतलब इसका उत्तर कितना है? ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर आपके पास कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, अंतिम के 4 अंकों में आपको 16 का भाग देना ही होगा। ठीक है, सवाल इसको आप कैलकुलेटिव कह सकते हो। पिछला सवाल भी कैलकुलेटिव था, ये सवाल भी कैलकुलेटिव। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? बहुत ही आसान सा सवाल। ऐसा सवाल तो अभी आप एक रेशियो निकाल चुके हो चुनाव वाले में। ए अनुपाते बी बराबर कितना दिया है? 5:8 और बी अनुपाते सी बराबर कितना दिया है? 4:7। इन दोनों में कॉमन क्या है? बी की वैल्यू यहाँ 4 है, यहाँ 8 है। इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? समान। 4 को मैं 8 बना सकता हूँ, कैसे बना सकता हूँ? 2 का गुणा करके। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी, ए की में किसी का गुणा नहीं है, 5 ही रहेगा, बी की वैल्यू 8 ही रहेगी और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14। तो आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। रेशियो का स्टार्टिंग के सवाल बहुत ही बेसिक। अगला सवाल, एक ट्रेन पहले 10 मिनट में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, मतलब समय दे दिया गया है, चाल दे दी। अगले 25 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। अंतिम 4 मिनट में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ट्रेन की औसत चाल। औसत चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल। यहाँ एक खेल और है। खेल क्या है? खेल यह है कि समय आपको मिनट में दिया गया है और चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटे। अब किलोमीटर प्रति घंटे को मिनट में तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन मिनट को घंटे में बदला जा सकता है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, मतलब 1 मिनट में 1/60 घंटे, मतलब 60 का। अब देखिए औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल। अब यहां आप एक चीज देखिए, दूरी तो आपको दी नहीं गई है, तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणे। ठीक है, अब देखिए पहली स्थिति ये वाली, ठीक है, यहां पर चाल कितनी है? समय कितना है? 10, लेकिन मिनट में है तो घंटे में बनाएंगे पहली चाल। दूसरी वाली दूरी कितनी है? दूसरी वाली दूरी है 60 किलोमीटर 25 मिनट, मतलब चाल कितनी है? 60 और 25 मिनट, मतलब यहां भी 25 60 प्लस। अगले वाले में कितना दिया हुआ है? 4 मिनट और 15 की चाल, ये कितना हो जाएगा? 15 4। ये तो हो गई आपकी दूरी, और दूरी बटे क्या निकालना है? कुल समय। तो समय कितना है? 10, अगले में कितना है? 25, अगले में कितना है? 4। ये मिनट में है, इसलिए यहां भी क्या करना पड़ेगा भाई? अब देखिए आप इसको काट लीजिए, कैसे कटेगा? 0 से 0, 15 छक्का, यहां 15 हो, 60 से 60 कैंसिल, 15 चौके 60, 4 एकम 4। अब देखिए दूरी कितनी आ गई आपकी? ये 15, ये 25 और ये 1, मतलब 15 25 बटे ये कितना है? 25 10 35, 35 और 4 39। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? 41 गुणे 60 बटे कितना? एक काम करते काट लेते, 13 तिया 39, 30 तिया 60, मतलब कितना हो गया? 820 बटे 13 छंग 78, 4 बचेगा 3, 63 63 63 किसी में है क्या? है तो ये आपका आप करोगे भी तो 13 छंग 78, 4 13 तिया 39, 1 बचेगा। सवाल में कुछ नहीं है कैलकुलेशन के अलावा, लेकिन कैलकुलेशन ठीक ठाक है, कैलकुलेशन अच्छा खासा है। अच्छी बात यह है कि यहां पर जो डाटा दिया गया है वो कट रहा है। अगर ये ना कट रहा होता तो कैलकुलेशन और लेती, पूरा सिंप्लीफिकेशन आपसे वो यहां पे पूछ ले। तो यहां पर ये बात ध्यान रखनी है कि औसत चाल के लिए मुझे दूरी चाहिए और क्या चाहिए? समय चाहिए। और दूरी आपको तभी मिल सकती है, चूंकि यहां पर दूरी डायरेक्ट दी नहीं गई थी,
यहाँ समय दिया हुआ था, चाल दी हुई थी, तो दूरी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चाल और समय का गुणा। यहाँ एक चीज और भी थी, इस समय मिनट में दिया गया था, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई थी, तो उसको मिनट को घंटे में बदलने के लिए हर बार आपको 60 का भाग देना। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या करा, एक व्यापारी किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की छूट, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है, 12% का लाभ कमाता है। वह कोई छूट न दे और अंकित मूल्य पर ही वस्तु को बेच दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए अंकित मूल्य पर छूट कितने की है, 20 की छूट है, मतलब मामला हो गया 80। अंकित मूल्य अगर 100 था तो अब वो कितना हो गया है, 80। 12 का लाभ कमाना, लाभ हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। ठीक है, यहां से एमपी और सीपी का रेशियो निकल जाएगा, एमपी इज सीपी बराबर कितना हो जाएगा, 112, 16 सत्ते 112, मतलब अंकित मूल्य है 7 तो क्रय मूल्य कितना है 5। अब सवाल में बोल रहा है कि जो छूट वो अंकित मूल्य पर दे रहा था वह छूट अब वो नहीं देगा, मतलब अब ये जो 7 है ये आपका क्या बन गया, क्रय मूल्य। अगर ये विक्रय मूल्य है तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 2 का, मतलब जो लाभ है वो लाभ कितने का है, 2 का। तो लाभ अगर 2 का है, लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 2 बटे क्रय मूल्य कितना है 5 गुणे 100, काटेंगे तो ये 20, 30 गुणे 40%। यही आपके सवाल का जवाब है, ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। इस तरह के सवालों में यहां पर कई बार ऐसा भी होता है कि छूट बोल देता है कि अब इतनी न दे के इतनी छूट देगा, तो अब वो छूट आपको किस पर देनी पड़ेगी, अंकित मूल्य। जहां मान लीजिए कि 20 की छूट थी, अगर वो 10 की छूट कर दिया होता तो 10 की छूट का मतलब 90 और 90% का मतलब 0.9, मतलब 7 का सामान है वो 6 रुपए 30 पैसे में बेच, और क्रय मूल्य उसका 5 अभी भी है, तो 5 रुपए का सामान 6 रुपए 30 पैसे में बेच रहा, मतलब लाभ कितना हो जाता, 1 रुपया 30 पैसे। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, वाई एक वस्तु पर 12% और 8% की 2 क्रमिक छूट दे रहा था, जबकि वह 20% की एक, वाई जो है 20% की फ्लैट छूट दे रहा था। एक्स और वाई द्वारा दी जाने वाली कुल छूट के बीच का अंतर कितना होगा, 12 अट्ठे 96, 0.96, तो कौन सा होगा, ठीक है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, देखिए ये जो क्रमिक छूट वाला मामला है इसके लिए मैंने आपको कई आपने देखा होगा a गुणे बी बटे। अब यहां देखिए a की वैल्यू 12 है, ये 8 है, और यहां की वैल्यू भी कितनी है 20 है, तो ये 20 है, और ये कितना हो जाएगा 96 अपॉन 100, 0 हटा देंगे तो 96। अब देखिए 20 माइनस 0.96, अब इसमें आपको क्या करना है 20 से ही घटा देना है, तो अगर इसको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 माइनस 20 और प्लस 0.96, कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आंसर। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा सवाल आ जाए, चूंकि ये 20 ही दे दिया, ये बहुत बढ़िया बात थी, क्योंकि 12 और 8 20 और 20 ही दिया हुआ है, तो जोड़ोगे तो 20 तो आएगा ही, मतलब फर्क केवल कौन सा हिस्सा है, ये बात आपको याद रखनी है। कभी अगर दोबारा सवाल आ जाए तो सवाल करने की आवश्यकता ना पड़े, आपको केवल देख कर ही उत्तर टिक करने की आदत डालनी पड़ेगी। जैसे मैं बोल दूं कि अगर मैं बोल दूं एक आदमी 50 की छूट दे रहा था और 2 क्रमिक छूटें दे रहा था 30 और 20, 30 20 50, और वहां भी 50, तो अंतर कितने का होगा 30 गुणे 20 बटे 100, मतलब 3 दूनी 36। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए, अगर ऐसा सवाल कभी भी आए तो वहां पे आपकी कलम नहीं चलनी चाहिए। बात कर लेते हैं अगले सवाल। ओ सिंप्लीफिकेशन यहां दिया हुआ है, सिंप्लीफिकेशन में हम किसको फॉलो करते हैं, बॉड मास, और बॉड मास में जब ब्रैकेट का मामला आता है तो हम सबसे पहले छोटा कोष्टक देखिए, छोटा कोष्टक यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं तो 9 में से 8 गया 1, मतलब ये कितना बनेगा 56 धन 1, मतलब इस वैल्यू हो। ठीक है, अब देखिए मझला कोष्टक यहां से लगा हुआ है, ये कितना है 42 प्लस 17, 7 2 9 5 4 9। ठीक है, अब मैं बड़ा कोष्टक देखता हूं, बड़ा कोष्टक यहां से लेकर यहां तक लगा हुआ है, अब इसमें शामिल क्या हो जाएगा 1/9 गुणे 99 और प्लस कितना 108। अब ऐसा मामला है तो गुणा पहले हल होगा, ये कितना हो जाएगा 11, 11 में इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 119। अब बड़े कोष्टक के पहले कितना है
197। जब कभी भी ऐसा घटाना होता है, एक इसको दो, एक इसको दो, 198 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 78। ऐसे भी मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको भी आप +1 कर दीजिए, इसको भी आप +1 कर दीजिए, मतलब 198 में आपको घटाना है 120 को, तो कितना आ जाएगा 78। और यही आपके सवाल का जवाब है, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं दोस्तों, यहां पे आकर के यह पेपर खत्म होता है। बढ़िया पेपर था, नो डाउट कैलकुलेटिव पेपर। कुछ सवाल तो बहुत इजी थे, लेकिन कुछ सवाल ऐसे थे जो आपके दिमाग को और आपके कैलकुलेशन दोनों को चेक। मैंने आपसे बार बार ये बात कही है, कैलकुलेशन पे आप अपनी मास्टरी को बढ़ाइए, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए। कैलकुलेशन के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर कैलकुलेशन के बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, उनको देखिए। निश्चित तौर पर आपको अपने अंदर से ये एहसास होगा कि दोबारा उनको पढ़ने के बाद जब आप सवालों को हल कर रहे होंगे तो हर सवाल आपको 5 से 10 सेकंड बचा देगा, और ये 5 से 10 सेकंड आपकी सफलता के लिए बहुत जरूरी। आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए